हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज मैं चैप्टर थर्ड के थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम दैट मीन्स +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आज आपके सामने मैं आपको समझाऊंगी, और जिसके अंदर मैं नोट्स भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे इसको तो आपका मतलब 90+ तो आपका ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर थर्ड में थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना है कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम क्या है? दैट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बदले में जब लैंड को हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या देते हैं? दैट इज रेंट। और अगर लेबर को आप अपॉइंट करते हैं तो बदले में आप उसको क्या देते हैं? वेजेस। और अगर एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर किसी की कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बदले में क्या दिया जाता है? वेजेस। तो ये अभी जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करा, ये क्या है? फैक्टर इनकम। बट इसको अर्न कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बट यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि इनकम जनरेट कहाँ हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है या फिर आउटसाइड। बट वो नॉर्मल रेजिडेंस की ही जनरेशन होनी चाहिए और फैक्टर इनकम ही उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, और उसी का ही टोटल जो है वो नेशनल इनकम बन जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर इनकम। क्या है? या फैक्टर पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया अभी, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज अ पेमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द हाउस होल्ड। दैट मीन्स जो फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में आप देते हैं वो आपका फैक्टर इनकम है, या फिर इसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। जैसे कंपनसेशन एम्प्लॉई हो गया, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अगर आपने किसी की कैपिटल यूज़ करी है, प्रॉफिट दिया। एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स यूज़ करता है तो बदले में आप उसको क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो ये इसके पार्ट्स हैं। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। तो व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ये वो इनकम रिसीव कर रहे हैं विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। बदले में हम उसको करते कुछ नहीं है बट फिर भी ये पैसा आता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। और साथ में इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि कोई सर्विस हो या फिर प्रोडक्शन तो होती नहीं, ना ही कोई सर्विस जनरेट होती है, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। और ये भी इट कैन बी आइदर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारे इंडिया के अंदर भी जनरेट हो सकती है या फिर बाहर से भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, पॉकेट मनी है, तो ये सारी की सारी क्या है? ऑल दीज आर द ट्रांसफ़र इनकम। और एक कुछ और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूँगी, कई बार बड़ी कन्फ्यूजन होती है इनके रिगार्डिंग। ये टैक्स देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज दे रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। जो टैक्स गवर्नमेंट को आप देते हैं वो भी एक ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। और इस तरह से सब्सिडीज़ आर नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफ़र पेमेंट, बट सब्सिडीज़ को हम ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट है नेशनल इनकम का। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टैक्सेस को आपने क्या मानना है? इट्स अ ट्रांसफ़र इनकम। सब्सिडीज़ को इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफ़र इन पेमेंट, क्योंकि ये आपकी नेशनल इनकम में एक पार्ट बन जाती है। NIT आपको याद होगा, NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। तो इसीलिए ये इस कंसेप्ट को लेकर हम यहाँ पे जा रहे हैं कि इसको तो पार्ट बनाया गया है, इसको नहीं बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है, ये बच्चे खुद करते हैं, दैट इज़ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। मैंने आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था। अभी ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, और मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज़ NIT कैलकुलेटेड? NIT कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हम जानते हैं। NIT अभी मैंने बताया अभी, दैट इज़ इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इंडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स ये टैक्स वो हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, दैट इज़ GST या एक्साइज ड्यूटी, ये भी सारे इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ।
नाउ आप देख रहे हैं टॉप में एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी एग्जांपल आपकी किसकी हैं? दैट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बोलते हैं सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडीज़ और द इकोनॉमिक असिस्टेंस और द फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसको बोला जाता है, जिसका दैट मीन ये वो है जब गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या इकोनॉमिक असिस्टेंस जिनका मेन मोटिव जनरल वेलफेयर होता है। तो जिससे क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, कैश ग्रांट्स दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवा दिया, सब्सिडीज ऑन द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस हो गया, देन फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाउ इज निफिया कैलकुलेटेड? निफिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? निफिया आप मेरे ख्याल से जानते हैं, आप कई बच्चों ने जो न्यूमेरिकल कवर कर लिया होता है तो उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता होती हैं ये बातें सारी। तो निफिया का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि बाहर से आने वाली इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर ये पैसा मतलब बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है तो ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है। और अगर यहाँ के कंट्री कई बारी जो बाहर से देश के जो लोग हैं यहाँ पे आके काम करते हैं तो वो भी दे आर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू इन आवर कंट्री, तो वो भी अपनी कंट्री को कुछ पैसा भेजते हैं when they are earning here, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। जो निफिया होती है वो तीनों तरीके से हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये देखिए, सो निफिया तीनों तरीके से हम देख रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन ज़ीरो। निफिया पॉजिटिव कब होती है? जब इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इनकम पेड टू अब्रॉड। इस तरह से निफिया नेगेटिव कब होती है? इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज़ लेस देन द इनकम पेड टू अब्रॉड। इस तरह से निफिया ज़ीरो कब होगी? जब व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज़ इक्वल टू द इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये तीन है यहाँ पे इसके पार्ट्स। अब वो कंपोनेंट की बात करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट को बहुत बार यहाँ पे लिया भी गया है, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो कंपोनेंट्स का मतलब, कंपोनेंट में तीन तरह के कंपोनेंट आते हैं, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। तो तीन तरह के कंपोनेंट यहाँ पे कौन से हैं? दैट इज़ नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। नेट कंपनसेशन ऑफ, जब भी नेट वर्ड आता है ये दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। अब ये बात आ गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई का मतलब है वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपने पहले भी स्टडी करी हैं ये वही हैं। तो दैट मीन वेजेस एंड सैलरी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स माइनस कर दीजिए वेजेस एंड सैलरीज अर्नड। सो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से आने वाला पैसा, दैट मीन्स वेजेस एंड सैलरीज अगर बाहर से आ रही हैं तो, और यहाँ से जाने वाला पैसा अगर माइनस कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर यहाँ तीन तरह की चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर इन तीन चीज़ों से रिलेटेड पैसा ये पहले इंडिया में आ रहा है और यहाँ से बाहर भी जा रहा है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर होगा। एंड देन उसके बाद नेट रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि फिर वही है, रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड अगर कोई पैसा यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से बाहर जाता है, मतलब यहाँ पे भी कंपनीज होंगी जो यहाँ से पैसा रिटेन्ड करके बाहर भेजती होंगी, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? नेट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम द दिस रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। मैं एक बार आपके लिए कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। द डिफरेंस, देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, then retained earning of the foreign company located within the domestic territory। यानी कि जो रेजिडेंट कंपनी जो इंडिया के अंदर है वो रिटेन्ड अर्निंग कर रही है और उसके बाद उसको बाहर भेज रही है। इस तरह से फॉरेन कंपनी जो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग कर रही हैं वो यहाँ रख रही हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 ले रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट एक्सपोर्ट एंड देन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जस्ट आप रीड कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, ये आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसको आपको समझना होगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दैट इज़ द ज्योग्राफिकल एरिया विद इन द कंट्रीज बाउंड्री, इंक्लूडिंग जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर स्पेस और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस हमारे इंडिया के अंदर टेक प्लेस होती हैं वो सब शामिल है, जिसके अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जैसे इंडिया का मैप है वो तो है ही, उसके साथ का जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, सी एरिया है, वो सारा इंक्लूडेड है। कोई एयर स्पेस है जो इंडिया के नाम पे चल रही है या इंडिया के पर्सन्स के नाम पे चल रही है, या कोई एम्बेसी है, जैसे एम्बेसीज दूसरी कंट्रीज़ में होती हैं, तो वो भी ध्यान रखिए मेरी टेरिटरी का पार्ट बनेगी। कोई एम्बेसी है या कंसल्टेट्स है, ब्रॉड है, तो वो मेरी टेरिटरी का पार्ट है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आती हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रही हूँ मैं। चलिए अब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड क्या क्या होता है? दैट मीन्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अगर सपोज मेरे नाम पे एक शिप है और वो कभी शिप जो है वो मतलब प्रोडक्शन लेकर या कोई भी सामान लेकर अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका से यहाँ आता है, बट ऐसा नहीं है वो अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका का हो गया, नो, क्योंकि उसका नाम मेरे नाम के साथ है और मैं इंडिया में रहती हूँ। तो दैट मीन्स जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट है इस तरह के हैं जो नॉर्मल रेजिडेंस पर्सन के नाम पे होते हैं, वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर काउंट होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल प्लेन ऑपरेटेड बाय द एयर इंडिया, एयर इंडिया किसके नाम पे है? दैट मीन्स इंडिया। तो रशिया और जापान के अंदर अगर वो ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरह से प्लेन्स ऑपरेटेड बाय द सिंगापुर, सिंगापुर के नाम पे अगर सिंगापुर की कंट्री के या किसी उसके पर्सन के नाम के साथ अगर ये प्लेन ट्रैवल कर रहा है तो दैट मीन्स वो ये नहीं कि इंडिया में पहुंच गया तो इंडिया का हो गया, नो, तो वो दैट मीन्स वो सिंगापुर का ही काउंट होगा। तो इंडिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे फिशिंग वेसल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के सी एरियाज़ में हैं, और रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री यानी कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज़ हैं उनके नाम पे है या हमारी गवर्नमेंट के नाम पे हैं। तो दैट मीन्स ये हमारी कंट्री का पार्ट होगा, ना कि किसी और कंट्री का। तो इसीलिए फ़िशिंग बोट्स जैसे सपोज इंडियन फार्मर फिशरमैन के नाम पे हैं तो वो इंटरनेशनल वाटर में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं इन द एंड मुंबई वाली साइड में आपने देखा होगा, तो वो जाते हैं और वापस आ जाते हैं फिशिंग करके। तो दैट मीन्स वो मेरी इंडिया का पार्ट होगा, दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरह से ओशियन है विच इज़ कंसीडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये हमारे इंडिया के अंदर शामिल है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एम्बेसीज एंड देन कंसल्टेट्स। ये नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एम्बेसीज एंड द कंसल्टेट्स और द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये 3 नाम याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सपोज अमेरिका के अंदर है हमारी कंट्री के, तो दैट मीन पर्टिकुलर एरिया जो है जो सपोज कंसल्टेट्स के नाम पे चल रहा है, इंडियन कंसल्टेट्स के नाम पे चल रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडियन कंट्री के नाम पे चल रहा है, या एम्बेसीज इंडियन कंट्री के नाम पे चल रही हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बच्चे इसी बात के अंदर गलती करते हैं, तो इसलिए आपने गलती नहीं करनी है। तो ये 3 वर्ड्स आप दिमाग में ज़रूर रखिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन एम्बेसी कहाँ है? रशिया में, तो वो किसका पार्ट होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे रशिया के अंदर है बट वो मेरे इंडिया का नाम चल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे वो इंडिया की टेरिटरी बन जाएगी, रशियन की टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। इस तरह से कंसल्टेट्स का ऑफिस है जो कंसल्ट करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स वहाँ पे अपॉइंट किए होते हैं ताकि वहाँ पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं इंडियंस उनकी हेल्प करी जा सके। तो इस तरह से कोई होती है, उनकी जो बिल्डिंग है वो इंडिया का पार्ट होगी, कीप इन माइंड, ना कि वो जहाँ सपोज रशिया के अंदर है कंसल्टेट्स तो रशिया का पार्ट हो जाएगी, नो। और इसी तरह से आपके सामने आगे है कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है। तो दैट मीन्स अगर हमारी एम्बेसी है या कंसल्टेट्स है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है
तो वो दूसरी कंट्री में है तो हमारी कंट्री का पार्ट है। इसी तरह से अगर रशिया की कोई भी जैसे एम्बेसी है यहाँ इंडिया के अंदर है, कंसल्टेट्स है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो मेरी टेरिटरी के यहाँ पार्ट नहीं होगी, वो किसकी पार्ट होगी? रशिया का। तो याद रखिए, तो दैट मीन्स फॉरेन कंट्री का कोई भी ऐसी 3 चीज़ें, दैट मीन्स एम्बेसीज, कंसल्टेज और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री अगर इंडिया के अंदर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए, फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी है इंडिया में तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान काउंट होगा। इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, अगर वो इंडिया विद इन इंडिया या लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, वो भी मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। अब ये देखिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं। तो अ स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रीजन भी पूछे जाते हैं। ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, तो दैट मीन्स ये इंडिया, आपने ये देखना है कि पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर इंडिया है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस। इस ऑफिस ऑफ द टी इंडस्ट्रीज इन अमेरिका कहाँ पे सिचुएटेड है? अमेरिका में। तो ये मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आती है, नो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला ना कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती है, वो 3 वर्ड आपने याद रखने हैं। इंडियन एम्बेसी चाहे जापान में है तो बट वो मेरी टेरिटरी में आएगी, येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्या नाम है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशियन एम्बेसी है तो वो रशिया का पार्ट बन जाएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको आपने ध्यान में रखना है। चाहे रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है बट वो रशिया में काउंट होगी, नो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरह से एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा किसका है? एयर इंडिया का। तो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है तो दैट मीन्स वो इंडिया का है, तो इसलिए चाहे वो रशिया में जा रहा है चाहे वो जापान में जा रहा है बट वो मेरी टेरिटरी में काउंट होगा, येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई टेरिटरी। अब आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ 9th वन, तो जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हु आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, और एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये नॉर्मल रेजिडेंस इज सेट टू बी 1, यहाँ पे 2 कंडीशंस लगती हैं। तो दैट मीन नॉर्मल रेजिडेंस वो होता है जो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है इन द वन और मोर ईयर्स, और दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर एक बंदे को किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहते हुए 1 या 1 से ज़्यादा साल हो जाए और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वो ये 3 एक्टिविटीज शुरू कर दे, दैट मीन्स प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड देन इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस हो जाएगा। इसको सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसको समझाने के लिए। सपोज मेरा बेटा बाहर चला जाता है कनाडा में, तो राइट, कनाडा में उसको रहते हुए 2 साल हो गए, 2 ईयर, और वहीं पे उसने कमाना शुरू कर दिया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहाँ पे हो गया। तो दैट मीन्स उसकी ये 3 एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शुरू हो गई है। तो इट मीन्स वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेजिडेंस काउंट होगा, बट कनाडा के लिए वो रेजिडेंस कंसिडर हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन लगनी उस केस के लिए ज़रूरी है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है इंडियन वर्किंग कहाँ वर्क कर रहा है? फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, बट रहेगा तो इंडिया में, चाहे वो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, उसका घर तो इंडिया के अंदर है, उसको रहते हुए काफ़ी साल हो गए, तो दैट मीन्स वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, दैट मीन इंडिया का काउंट होगा। इस तरह से इंडियन एम्प्लॉयड वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन, बट कहाँ लोकेट कर रहा है? इंडिया के अंदर है, तो रहता तो इंडिया में है, शायद चाहे वो ऑफिस किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, बट फिर भी रहता कहाँ पे है? वो इंडिया का है, तो इसीलिए वो नॉर्मल रेजिडेंस किसका काउंट हो जाएगा? इंडिया का। इस तरह से फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज फॉर स्टडीज एंड देन मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई बाहर से आया वो बंदा 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया वो यहाँ पे रहते हुए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे हो गया, तो दैन इन दैट केस तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री का पार्ट बन जाएगा। बट अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, उसको चाहे 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, या वो स्टडीज़ पे के लिए आया है, तो दैट मीन्स वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे आया है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो चाहे उसको 4 साल हो जाए चाहे 5 साल हो जाए, तो वो मेरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस काउंट नहीं होगा।
अब एक और क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आर द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया, इज इट ट्रू? नो। क्यों? क्योंकि बिकॉज द इनकम डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखो एक एनआरआई है, दैट मीन्स उसकी कंपनी है और इंडिया के अंदर है और वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर गई है, बट वो एनआरआई होने के कारण इंडिया के अंदर नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट बिलोंग टू आर कंट्री। तो सो प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। बट हाँ, वो फैक्टर इनकम जो इंडिया का है उसका पार्ट बनेगा, बट वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो यहाँ से अर्न करके अपनी इनकम को बाहर भेजेगा, तो इसलिए वो निफिया का पार्ट बन जाएगा। तो इन दैट केस नेशनल इनकम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो ये पार्ट नहीं होगा, बिकॉज वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का पार्ट बन जाएगा। बट अगर हमारी टेरिटरी के, दैट में डोमेस्टिक इनकम की बात करें, तो वो मेरी टेरिटरी का पार्ट है, तो इसीलिए वो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट बनेगा। अब एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। दैट मीन्स एक एम्बेसडर है, एम्बेसडर कौन होता है? जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इन द यूएस एम्बेसी इन इंडिया स्टेज इन हिज जॉब फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये जो रूल है, ये 1 साल का रूल है, जो वो एम्बेसडर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो वुड ही बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया? ये देखिए, जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री में वो पर्सन एक वो है जो नॉर्मली रिजाइड करे इन द कंट्री और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर होना चाहिए। अब ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं, जैसे एम्बेसडर्स हैं, अगर वो दैट मीन्स कंटिन्यू करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज व्हाट? नॉन रेजिडेंट इवन इफ दे स्टे फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा भी अगर ये लोग बंदे डिप्लोमेट्स वगैरह रहते हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए, दैट मीन्स अगर बाहर का फॉरेन एम्बेसडर हमारी कंट्री के अंदर आया है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होगा। that will always be treated as a non-residents even if they stay for more than 1 year. So moreover the center of interest of such diplomat, क्योंकि हमें पता है चाहे वो 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी अपनी कंट्री के अंदर ही होगा। डिप्लोमेट कंटिन्यूज टू बी इन द कंट्री दे बिलोंग। तो इसीलिए यूएस एम्बेसडर अगर यहाँ रह भी रहा है, तो उसको हमेशा हम लोग क्या काउंट करेंगे? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए।